हेलो एवरीवन, माय नेम इज ग्रोटे हिंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्विन ब्रोस में। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी सोशियोलॉजी की दूसरी बुक का चैप्टर नंबर 1 स्ट्रक्चरल चेंज। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही मालूम चल रहा है, हम इसमें हमारे स्ट्रक्चरल जितने भी चेंजेस हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को चालू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो अगर हम बात करें यार हमारी इंडिया की कंट्री की और ओवरऑल अगर हम कहीं की भी बात करें, तो जब भी हमें प्रेजेंट मतलब जो अभी हमारा पूरा सिनेरियो चल रहा है उसको समझना चाहते हैं अगर हम सबसे पहले हमें कहाँ घुसना पड़ता है, अपने पास्ट में। बिना पास्ट में जाके हम अपने प्रेजेंट को नहीं समझ सकते, और जब तक हम अपने प्रेजेंट को नहीं समझेंगे हम अपना फ्यूचर शेप नहीं कर सकते। और अगर हम बात करें इंडिया जैसी कंट्री की जिसका इतना ज़्यादा एक वास्ट पास्ट रहा है, मतलब इतनी चीज़ें हमारे यहाँ हुई हैं, एक रिच हिस्ट्री रही है हमारी, बहुत लॉन्ग हिस्ट्री हमारी रही है, तो कुल मिला के इंडिया का पास्ट जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका सीधा सीधा एग्जांपल आता है कॉलोनियलिज्म। मतलब जब ब्रिटिशर ने हम पर राज किया था उस समय इंडिया में बहुत ही सारे चेंजेस हुए थे, कुछ पॉजिटिव हुए थे, कुछ नेगेटिव हुए थे, और इन्हीं चेंजेस ने इंडिया को शेप किया था। तो ये सब इसमें हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये सब हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि यार जो ये ब्रिटिशर हमारे यहाँ आए, ये कुछ आइडियाज़ लेकर आए थे मॉडर्न, या फिर इन्हें इंस्टीट्यूशन बनाए, मतलब इंडिया को आगे बढ़ाया। हम ये इसलिए भी पढ़ेंगे क्योंकि जो ये एक्सपोजर हमको मिला था ये मॉडर्न आइडियाज़ का, ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी था, पैराडॉक्सिकल था। अभी पैराडॉक्सिकल का मीनिंग क्या होता है, मतलब कुल मिला के जब एक ही कोई सेंटेंस की जैसे हम बात कर रहे हैं तो हम कॉन्ट्रास्टिंग अलग अलग बातें कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टू सेव मनी स्टार्ट स्पेंडिंग इट, मतलब सब पैसा बचाने के लिए उसको स्पेंड करना चालू कर दो। कुल मिला के कॉन्ट्राडिक्टरी हम बात करते हैं। तो सेम ये ब्रिटिशर ने जब कॉलोनियलिज्म इंडिया में किया था तो ये हमको देखने को मिल रहा था। अब वो कैसे, हम इसमें पूरा ये देखने वाले हैं। जैसे इसका सीधा एक एग्जांपल हमारे सामने आता है कि जब ब्रिटिशर का हम पर राज आया तो वो हमको अपनी चीजें पढ़ा रहे थे, हमें वेस्टर्न कल्चर का पूरा पढ़ाया जा रहा था। तो हमें वेस्टर्न के लिबरलिज्म और फ्रीडम के बारे में पढ़ाया जा रहा था। मतलब उनने जिस कंट्री को गुलाम बनाया उसको वो लिबरलाइजेशन और फ्रीडम पढ़ा रहे हैं। मतलब अपने आप में एक आपके पास कॉन्ट्राडिक्टरी लाइन ये दिख रही होगी। तो इससे हमें मालूम चलता है कि बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, और यही कॉन्ट्राडिक्शन ने हमारे इंडिया के स्ट्रक्चरल और कल्चरल चेंजेस लेके आए जो हम चैप्टर नंबर 1 और 2 में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ये हमें पूरा देखने को मिलता है। इसके बाद आने वाले चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे यार कि कैसे रिफॉर्म हमारे यहाँ हुए, कौन से नेशनलिस्ट मूवमेंट आए, लॉ कैसे बने, पॉलिटिकल लाइफ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। और ये पैराडॉक्सिकल एक्सपीरियंसेस ने हमें कैसे चेंज किया ये सब हम पूरा उसमें पढ़ेंगे। और इन हर चीज़ों का इंडिया पर एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, और यही हमारी पूरी डेली लाइफ पर भी इम्पैक्ट डालता है। ये पूरा हम इसमें पढ़ने वाले हैं, बहुत ही मजेदार चैप्टर ये होने वाला है। इसके बाद अगर हम देखें ब्रिटिशर की देन के बारे में, आज हमारा जो पार्लियामेंट्री लीगल सिस्टम है, हमारा पुलिस है, हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, सब हमें किसकी देन है, ब्रिटिश मॉडल की देन है। ब्रिटिशर ने हमें ये बनाया है। उसके बाद रोड पर हम जो लेफ्ट साइड चलते हैं ये भी ब्रिटिशर का है। इसका ब्रेड ऑमलेट, कटलेट आपको रोड साइड स्टैंड पर ऐसे देखने को मिल जाते हैं। कैसे देखने को मिल जाते हैं, खाने के लिए कैंटीन्स में। मेनली ये ब्रिटिशर का पूरा ये भी देन आता है। हमारे यहाँ जो एक ब्रिटानिया कंपनी है, जहाँ तक ये बुक में जिक्र नहीं है जितना, लेकिन मेरा नॉलेज यहाँ पर ब्रिटानिया कंपनी की बात करी जा रही है। और भी कंपनी होंगी, अकेली नहीं है, बहुत सारी। यहाँ बिस्किट कंपनी की बात करी गई। अगर आप इंडिया में देखेंगे बहुत सारी फेमस कंपनी ऐसी जो ब्रिटेन के नाम पर पड़ी हुई हैं। ये भी रीजन एक कॉलोनियलिज्म का सीधे सीधे आता है। स्कूल में जो वेस्टर्न यूनिफॉर्म चलती है, नेक टाइज चलती हैं, ये पूरा ब्रिटिश का। मतलब कुल मिला के इंडिया में आप देखेंगे तो एक ब्रिटिशरों का जितना भी कल्चर है उसके पीछे थोड़ा सा दीवानापन आपको देखने को मिलेगा। इसका रीजन क्या है, कॉलोनियलिज्म। जब हमारी कंट्री को इतने साल कोई कब्जा करके जाएंगे तो भाई उनका हमारे यहाँ कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो हमें देखने को मिलेगा ही, ये आता है। इसके बाद अगर हमारी बुक में एक एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज का दिया हुआ है तो इसके बहुत सारे साइड में हमें इंपैक्ट देखने को मिलते हैं, और पैराडॉक्सिकल इंपैक्ट भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सिर्फ स्पेलिंग, जैसे इसमें एक दिया हुआ फनी सी लाइन दी हुई कि यहाँ पर सिर्फ हम इंग्लिश में गलत स्पेलिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बोला जाता है कि अगर आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे राइटर है जो इंग्लिश में लिखते हैं, बहुत ही फेमस राइटर हैं, पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश का आपको मालूम चलता है कि ब्रिटिशर की एक लैंग्वेज का इंडिया में कितना बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है। आज की डेट में इंडिया से एक अच्छा नॉलेज आ गया है इंग्लिश का, तो इसकी वजह से मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है। आज की डेट में जिस व्यक्ति से इंग्लिश बन रही है उसको ऊपर रखा जाता है, और जिससे नहीं बन रही उसको नीचे रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं एक हमें डिसएडवांटेज मालूम चलता है इंग्लिश का कि आज की डेट में अगर आपको जॉब चाहिए और आपसे इंग्लिश नहीं बनती है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है जॉब में। लेकिन ये नेगेटिव का, अगर हम पॉजिटिव साइड की बात करें, इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर दलित हो गए, लोअर कास्ट लोगों को इज्जत नहीं मिलती थी, अगर आज इनसे इंग्लिश बनती है तो इनकी जॉब
जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है, जॉब के लिए डोर्स खुल जाते हैं। तो फिर से एक आपको मालूम चलता है दो बातें आ गई, कॉन्ट्राडिक्टरी बात आ गई। एक तरफ इंग्लिश का नेगेटिव साइड ये है कि हमारी इंडिया कंट्री जहाँ पर इंग्लिश ब्रिटिशर लेकर आए हैं इतनी ज्यादा, अगर हमसे इंग्लिश नहीं आएगी तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है जॉब में। दूसरी तरफ जो हमारे ऐसे लोग जो डिप्राइव सेक्शन में आते हैं, अगर उनसे इंग्लिश आती है तो उनको प्रॉफिट हो सकता है। तो अपने आप में बहुत अलग अलग इंपैक्ट हमें ब्रिटिशरों के कॉलोनियलिज्म के देखने को मिलते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या क्या है हमारे कॉलोनियलिज्म के बाद, ये पूरा हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ ऊपर ऊपर का नहीं देखेंगे, पूरा डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। हम कॉलोनियलिज्म हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर आए, हम पूरा वो डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें ये हमारे चैप्टर के बारे में, तो इस चैप्टर में मेनली हम इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की बात करने वाले हैं और देखेंगे पूरा कि इंडिपेंडेंस का इनका क्या क्या हम पर रहा है और कैसे कैसे डेवलपमेंट में इनका भी रोल रहा है, पूरा डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखें अगर हम हमारा जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं इसको हमेशा कौन फॉलो करता है, कल्चरल चेंजेस का, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। लेकिन अगर कभी भी हम अगर बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात कर रहे हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं कल्चरल चेंजेस की बात होना तो भाई पक्की सी बात है, क्योंकि साथ में ही चलते हैं। तो पूरा ये इंट्रोडक्शन आता है, मजा आने वाला चैप्टर में। अब सीधे मेन चैप्टर के टॉपिक्स को चालू करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो है अंडरस्टैंडिंग कॉलोनियलिज्म। मतलब आखिर कॉलोनियलिज्म होता क्या है। सिंपल सा इसका मीनिंग होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अपना कब्जा जमा लेती है। कॉलोनियलिज्म सिंपली मीन्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल बाय वन कंट्री ओवर अनदर, ठीक है, ये होता है। और अगर हम देखें हमारा मॉडर्न पीरियड में जो वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म हुआ था, इसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। और अगर हम पास्ट में और जाए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रिटिशर थे जिनने हम पर कब्जा किया। इसके पहले बहुत सारे राजाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा, अपनी हिस्ट्री बुक में पढ़ा होगा कि ये आए वो आए, सबने इंडिया पर कब्जा किया। मतलब अगर हम इंडिया के पास्ट को लेकर बैठ जाए तो ऐसे बहुत सारे राजा लोग रहे हैं अलग अलग एरिया से जो आए हैं जिनने इंडिया पर कब्जा किया। लेकिन इसके बाद भी अगर हम बात करें कॉलोनियल रूल की तो इसको आप अलग ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बाकी पुराने रूल से। मतलब और ऐसा है कि ये एक अलग ही इंपैक्ट इंडिया में लेकर आया। और अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो आपको ऐसा हमेशा देखने को मिलता होगा कि सिर्फ इंडिया नहीं, मोस्टली हर कंट्री पर किसी ना किसी दूसरी कंट्री का राज रहा है। इसका सिंपल सा रीजन है, जो कंट्री वीक रहती थी उस पर दूसरी कंट्री अपना कब्जा जमा लेते थे, अपना दबदबा दिखाने लगते थे, उनका डोमिनेशन वहां पर आ जाता था। तो ये चीज़ तो बड़ी कॉमन रही है। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है प्री कैपिटलिस्ट टाइम्स में और कैपिटलिस्ट टाइम्स में। कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी के बारे में आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा। मेनली जहाँ पर मार्केट इकोनॉमी आ जाती है, सबको पैसा कमाने का आ जाता है, इसको हम कैपिटलिज्म बोलते हैं। जहाँ पर फ्री मार्केट फोर्सेस हो जाती हैं और सबको कंपटीशन का हक दे दिया जाता है, जो जितना दमदार होगा उतना वो पैसा कमाएगा, उतना आगे बढ़ेगा। सिंपल टर्म में अगर मैं आपको समझाऊं तो कुल मिला के कैपिटलिज्म वाले टाइम में और इसके पहले बहुत बड़ा अंतर था। अब वो अंतर क्या था, अगर हम बात करते हैं प्री कैपिटलिज्म, मतलब कैपिटलिज्म नाम की चीज जब होती नहीं थी तो उस समय क्या करते थे, राजा लोग आते थे, कब्जा जमाते थे, तो उन्हें पिलेज तो मिल जाता। जैसे इसमें दिया हुआ है आउटराइट पिलेज। इसका मीनिंग क्या होता है, पिलेज मतलब होता है कुल मिलाकर जब वॉर होने का जब लूटा जाता है उसको हम पिलेज बोलते हैं। तो कुल मिलाकर कोई ने राजा ने कब्जा किया तो ऑब्वियस सी बात है जहां जहां कब्जा करेगा उस चीज को वो लूट तो लेगा। लेकिन कभी भी ना उनका मेन फोकस इकोनॉमी नहीं होता था। वो लूटेंगे, अपना थोड़ा बहुत कब्जा जमाएंगे, लोगों से रेवेन्यू लेना चालू कर देंगे, अपना राज जमा लेंगे, ये उनका होता है। उसके बाद आपने पहले भी हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो राजा लोग रहते थे वो टैक्स जमा करते थे। कुल मिला के अगर आप उनका मेन मोटिव देखो तो वो ये होता था कब्जा जमाना, वहां पर अपना राज बनाना, और राज बनाने के बाद ऑब्वियसली थोड़ी मनी की जरूरत पड़ेगी तो रेवेन्यू लेना। ये काम नहीं होता था कि हर घर में जाके जितने भी रुपए हैं सब लूट रहे हैं, ये उनका काम कभी नहीं रहा। लेकिन अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की तो एकदम कॉन्ट्रास्ट वे में हमारे सामने आता है। ये सीधा सीधा कैपिटलिस्ट सिस्टम लेकर आया था। तो इसका मेन काम क्या था कि ब्रिटिश के लिए जितना भी प्रॉफिट और बेनिफिट कमा सके ये इसको पूरा देखता था। मतलब इसने पूरा काम किया कि कैसे भी हम ब्रिटिश की जो कैपिटलिज्म है उसको और बढ़ा सकें और उसको और स्ट्रेंथ उसमें हम भर सकें, पूरा इसने किया। इसके सीधे एग्जांपल क्या आते हैं, जो लैंड लॉस थे पूरे इनने चेंज कर दिए। इसके बाद इन्हें लैंड ओनरशिप के लॉस पूरे चेंज करना चालू किए। साथ ही साथ कौन से एरिया में कौन से क्रॉप्स उगाए जाएंगे, कौन से नहीं उगाए जाएंगे, वो भी यही बताते थे। मतलब कुल मिलाकर इन्हें पूरा कब्जा जमा लिया कि कैसे भी करके हम पैसा कमा सकते हैं, ये इनका पूरा आया। हमारा जितना भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उनने यहाँ पर अपना हाथ लेकर आ गए बिल्कुल। कुल मिलाकर ये अपने प्रॉफिट का काम करते थे। इनका मेन मोटिव ही होता था इकोनॉमिक प्रॉफिट, बाकी लोगों से इनको कोई लेना देना नहीं होता था। इसके बाद अगर हम देखें, ये इन्होंने देखा कि भाई प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इन पर इतना दबदबा जमाया, ये बताएंगे क्या प्रोड्यूस होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। जो हमारा फॉरेस्ट एरिया जहाँ मेनली बोला जाता है हमारे ट्राइबल पीपल रहते थे, वहां पर इन्हें घुसना चालू किया। उसके बाद वहां के पूरे पेड़ पौधे काट दिए इन्हें और वहां पर इन्हें टी प्लांटेशन चालू कर दिया। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। फॉरेस्ट के जितने एक्ट्स हमारे यहाँ थे वो इन्हें चेंज कर दिए। फिर इन्हें यहाँ पर बोल दिया कि फॉरेस्ट में कोई भी नहीं घुसेगा, सिर्फ इनके काम होंगे।
और वहां पर अगर हम देखें जो फॉरेस्ट एरिया थे, यहाँ पर बहुत ज्यादा फोरेज मतलब फूड, जो एनिमल का फूड होता है उनका ग्रास करने का, वो कैटल का बहुत सारा वहां पर होता था। उनने सब में कुछ में ध्यान नहीं दिया, पूरा अपना एरिया इसको कैप्चर कर लिया। तो कुल मिला के हमें मालूम चलता है कि इन्हें बहुत अपना दबदबा दिखाया है। नॉर्थ ईस्ट साइड में मेनली इसका हमें देखने को मिलेगा, अभी हम आगे पढ़ते हैं तो ये पूरा होता है। इसके बाद एक बॉक्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, फॉरेस्ट पॉलिसी इन द कॉलोनियल पीरियड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यहाँ पर सिंपल दिया हुआ है कि जो रेलवेज हमारा बंगाल एरिया में इसमें बात करी गई है। पहले अगर हम बात करें फॉरेस्ट पॉलिसी ने कहाँ की चेंज करी, असम की। असम पहले जो हमारा था ये बंगाल प्रोविंस में आता था, इसलिए टॉप पर हमने बंगाल की बात करी है। यहाँ पर इन्हें रेलवे जैसे ही चालू किया तो इन्हें यहाँ पर क्या किया, अपना रिजर्व्ड फॉरेस्ट बनाना चालू कर दिया। रिजर्व पहले यहाँ पर अगर हम इस एरिया की बात करें, मतलब हमारा नॉर्थ ईस्ट जो एरिया आता है, यहाँ पर पूरा मतलब जंगली एरिया था ये, कोई भी यहाँ पर फूड क्रॉप नहीं उगाए जाते थे, मेनली ट्राइबल लोगों का एरिया होता था। लेकिन इनने पूरा इसको किस में चेंज कर दिया, अपने प्रॉफिट वाले एरिया में चेंज कर दिया। अगर हम बात करें 1861 से लेकर 1878 के बीच में, तो इन्हें टोटल 269 स्क्वायर माइल का एरिया अपना रिजर्व फॉरेस्ट का रखा था। 1894 में जाके 3683 माइल्स का हो गया, स्क्वायर माइल्स का। उसका 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो 20,061 हो गया। मतलब कुल मिला के ऐसा मालूम चल रहा है कि इन्हें पूरा अपना दबदबा जमाना चालू कर दिया था। उसके बाद एरिया जब इन्हें रिजर्व करते गए तो इन्हें वहां पर अपना काम चालू किया। इसमें सीधा दिया हुआ 42.2% जो उस प्रोविंस का एरिया था वो इनका रिजर्व हो गया था। और मेनली एरिया किसका था, जहां पर पहले हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन हारमनी और नेचर के साथ बड़े पीसफुल वे में रहा करती थी। उनके बारे में इन्हें बिल्कुल नहीं सोचा, इन्हें अपना दबदबा जमा दिया वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करना चालू कर दिया। मतलब फॉरेस्ट लॉस पूरे चेंज किए रेलवे, और रेलवे का इन्हें इस तरीके से स्टार्ट में यूज चालू किया था। तो ये हमारे पास एक बॉक्स में इंपॉर्टेंट न्यूज आती है। इसके बाद हमारा जो ये कॉलोनियलिज्म आया, इससे लोगों के बीच में भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट लेकर आ गए थे। मतलब लोगों को इधर पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजा जा रहा था। इसका सीधा एग्जांपल दिया हुआ है कि जो झारखंड, हमारा आज का झारखंड वाला एरिया, वहाँ से लोगों को असम भेजा गया था टी प्लांटेशन के काम के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें एक न्यू मिडिल क्लास जो इमर्ज हुई थी, हमने पहले भी डिस्कस किया बाकी सब्जेक्ट्स में कि एक न्यू मिडिल क्लास जनरेट हो रही थी। उनने क्या किया, इनको भी इन्हें मूव करना चालू किया। मेनली जो बंगाल और मद्रास वाला जो एरिया था वहाँ से लोगों को लेकर गए, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए, कोई भी डॉक्टर हो गए, लॉयर्स हो गए, इन सबको इन्हें यहाँ से हटाकर अलग अलग जगह भेजना चालू कर दिया था। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्क के लिए इंडिया से इधर उधर भेज रहे थे, बाकी इनके जो कंट्री है जहाँ पर इन्हें अपना कॉलोनियलिज्म जमाया था वहाँ पर भेज रहे थे। जैसे एशिया के अलग रीजन हो गया, अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ सब भेज रहे थे। आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि जब भी हम कहीं और की बात करते हैं, जैसे हम कभी भी अफ्रीका की बात करें, अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो वहाँ बहुत सारे आपको लोग ऐसे देखने मिल जाएंगे जिनके पूर्वज इंडियन है। ऐसा कैसे हो गया, वहाँ इंडियन कहाँ से पहुंच गए, ब्रिटिशरों की देन है। ये इंडिया से उनको वहाँ भेज देते थे स्लेव बनाने के लिए, काम करने के लिए, फिर वहीं पर उन लोग सेटल हो जाते थे और वहीं पर आज उनके लोग हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोग तो रास्ते में ही मर जाते थे और आधे से ज़्यादा लोग तो कभी वापस ही नहीं आए, मोस्टली लोग कभी वापस ही नहीं आ पाए। ये इनका पूरा नाटक होता था। फिर इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, कॉलोनियलिज्म के बाद बहुत सारे चेंजेस लेकर आए इंडिया में। इन्हें मेनली चेंजेस लाए अपने बेनिफिट के लिए लेकर आए। इन्हें हमारे यहाँ कल्चरल, लीगल, आर्किटेक्चरल चेंजेस का मेन प्रयास किया था। और ये चेंजेस ना अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग वे में अलग अलग सीन लेकर वहाँ हमारे सामने आ रहे थे। लेकिन मेनली इनका क्या रीज़न होता था चेंजेस लाने का, खुद का प्रॉफिट करना। कुछ जो चेंजेस ये लेकर आते थे वो इसलिए लेकर आते थे कि यार बहुत सोच समझ कर हमें क्या प्रॉफिट मिल सकता है। और कई चेंजेस ऐसे ही ले आते थे, भाई अब ब्रिटिशर आए, उनका अपना चीज़ें आएंगी, उनका फैशन आएगा, उनकी लाइफ स्टाइल आएगी, तो अपने आप चेंजेस हो जाएंगे। कई चेंजेस इनके प्रॉफिट के लिए काम करते थे और कई चेंजेस इनके अपोज में ही काम करने लगते थे। जैसे सीधा एग्जांपल ही अपना वेस्टर्न एजुकेशन लेकर आए। इनने सोचा था भाई ये जो कुल मिला के ब्रिटिशर ने कब्जा तो इंडिया में किया है, लेकिन मेनली इंडिया के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे ये इंडियन होते थे जो इनके लिए काम किया करते थे, क्योंकि भाई इंडियन लोग इंडिया को अच्छे से पहचानते हैं, इसलिए इन्हें इंडियंस को ही रखते थे। तो इनने सोचा था वेस्टर्न एजुकेशन से इंडियन वाले लोगों को मदद मिलेगी, हमें और अच्छे से समझने में, हमारे लिए काम करेंगे। इसका उल्टा इफेक्ट क्या देखने को मिला, वेस्टर्न एजुकेशन के चक्कर में हमारे लोगों को मालूम चला कि नेशनलिज्म की भावना क्या होती है और एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस बढ़ने लगी। कुल मिला के जो हमारा नेशनलिज्म जागा और ब्रिटिश के अपोजिशन हमारे अंदर जागी, इसमें बहुत बड़ा योगदान ये वेस्टर्न एजुकेशन का भी था। तो एक उल्टा इफेक्ट भी हमें देखने को मिल जाता है। और इसके बाद यार अगर हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस को अच्छे से समझना है तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कैपिटलिज्म क्यों होता है। जब हम कैपिटलिज्म
क्यों है और क्या है, जब हम ये समझ लेंगे, इसके बाद जो एक कॉलोनियलिज्म में हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल चेंजेस है वो समझने में बड़ी आसानी होने वाली। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैपिटलिज्म होता क्या है, तो ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जिसमें सिंपल सा बोला जाता है कि जो भी प्रोडक्शन रहेगा वो प्राइवेटली ओन्ड रहेगा, साथ ही साथ जो ये ऑर्गेनाइज करेंगे ये इन लोग मार्केट सिस्टम का मेन काम क्या होगा, प्रॉफिट गेन करना। कुल मिला के जो मैं आपको पहले समझाया है, सिंपल सा मीनिंग यही है कि जहाँ पर मार्केट फोर्सेस का काम होता है, सबको फ्रीडम दी जाती है कि भाई आप प्राइवेटली अपनी चीज़ें ओन करो, और जिसमें जितनी काबिलियत होगी उस हिसाब से वो उतना आगे बढ़ता जाता है। हमने कैपिटलिस्ट मार्केट के बारे में फर्स्ट बुक में पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें ये कैपिटलिज्म कैसे जन्मा, तो एक्चुअली ये ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो यूरोपियन एक्सप्लोरेशन के बाद आया है। मेनली जब यूरोपियन कंट्री ने दूसरी दूसरी कंट्री में जाना चालू किया, वहाँ को उनको लूटना चालू किया, वहाँ वेल्थ और रिसोर्सेज के पीछे इन लोग पागल थे। जब इन्हें किया, उसके यहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी एकदम से बढ़ने लगी, फिर इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर में एकदम से बढ़ावा आया। जब ये सब चीज़ें हुई ना, तो कहीं ना कहीं इसने कैपिटलिज्म को जन्म दे दिया। इसके बाद अगर हम बात करें कैपिटलिज्म की बिगिनिंग कैसी, मतलब हमने कैसे बोला कि भाई कैपिटलिज्म आ गया, तो मेनली ये कैपिटलिज्म जाना जाता है इसके डायनामिज्म के मतलब से। डायनामिज्म मतलब होता है, आप इसको एनर्जी बोल सकते हैं, स्पिरिट बोल सकते हैं। अगर हम कैपिटलिज्म की बात करें तो इसमें पोटेंशियल है कि और ज़्यादा ग्रो हो सकता है, एक्सपांड हो सकता है, इसमें इनोवेशन की गुंजाइश होती है, इसमें आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, लेबर यूज़ कर सकते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। किसी चीज़ में अगर इतनी चीज़ होंगी तो ऑब्वियस सी बात है भाई वो आगे तो बढ़ना ही है, इसलिए कैपिटलिज्म मार्केट में आ गया। और ये ग्लोबल नेचर का होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म था, इसने ग्रोथ को मेनली किससे निकाला, अपने वेस्टर्न कैपिटलिज्म से निकाला। और ये मेनली पूरे वर्ल्ड में कब्जा जमा रहे थे धीरे धीरे, तो इन्हें हर जगह अपना वेस्टर्न कैपिटलिज्म थोपते गए पूरी दुनिया में। और इसके बाद अगर हम देखें इंडिया जैसी कंट्री में, तो हमारे यहाँ का जो कैपिटलिज्म जिस वे में डेवलप हुआ है, इसका बहुत बड़ा हाथ इसमें किसका है, वेस्टर्न कैपिटलिज्म का और वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म का है। अगर हम देखें इन लोगों ने हम पर कब्जा किया, इनने अपने आइडियाज़ लेकर आए, अपनी चीज़ें लेकर आए, तो कहीं ना कहीं इंडिया का पूरी सोसाइटी भी उसी वे में फॉर्म हुई है। जब हम नेक्स्ट अभी इस पार्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की बात करेंगे तो आपको और चीज़ समझ में आएंगी कि कॉलोनियलिज्म ने कैसे एक अलग ही पैटर्न लेके आ गए हमारे यहाँ। तो ये हमें पूरा इसमें देखने को मिलने वाला है आगे। इसके बाद अगर हम बात करें ये कैपिटलिज्म की, तो मेनली ये ना एक डोमिनेटिंग इकोनॉमिक सिस्टम है जो नेशन स्टेट को और ज्यादा पॉलिटिकल फॉर्म में आगे बढ़ा देता है। इसको आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कोई भी अगर एक जगह है, अगर वहां पर कैपिटलिज्म है, तो वहां पर कुल मिला के एक इकोनॉमिक सिस्टम फॉर्म होगा जो कि बहुत ही डोमिनेटिंग होगा। तो जहां पर भी डोमिनेटिंग इकोनॉमिक सिस्टम होता है किसी भी नेशन स्टेट में, नेशन स्टेट के बारे में हमने पुराने चैप्टर में पढ़ा है, वहां पर अपने आप एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन होने लगता है, वहां पर अपने आप एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन बनने लगेगा। और शायद यही रीजन है कि पूरी कंट्री आजकल आपको एक हाई लेवल का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों ग्रोथ देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम आज की बात करें, आप अगर आज की डेट में नेशन स्टेट्स की बात करोगे, हमारे इंडिया का एग्जांपल ले लो आप। हमारे इंडिया की एक हम सबको नेशनैलिटी है, नेशनल सिटीजनशिप हमको मिलती है, और ये बहुत नेचुरल चीज़ है। भाई मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं कैनेडियन हूँ, बहुत नॉर्मल चीज़ें लगती है। लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि वर्ल्ड वॉर पहले की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पासपोर्ट को इतने फेमस नहीं थे। आप पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही ट्रेवल कर सकते थे, बहुत कम ही ऐसे लोग रहते थे जो पासपोर्ट का यूज़ करते थे और जिनके पास पासपोर्ट होता था, बहुत कम ऐसे लोग होते थे। फिर इसके बाद हमारे सामने एक और चीज़ में दी हुई है कि ये मॉडर्न वर्ल्ड की जो नेशन स्टेट की अगर हम बात करते हैं, ये आज मॉडर्न वर्ल्ड के टर्म्स हैं। पहले इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं चलता था, कोई भी इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में भी नहीं होता था, नॉर्मल चीज़ें चलती थी। ये सोवरेन पावर, गवर्नमेंट टर्म अभी अभी बहुत ज़्यादा फेमस होने लगे। अगर हम बात करें आज की गवर्नमेंट की, तो यहाँ पर बोला जाता है कि जो सोवरेन पावर है हमारी, मतलब कुल मिला के हमारा टेरिटरी रहेगा, हमारा एक एरिया रहेगा, जैसे इंडिया है, तो इंडिया में अगर हम बोले कि इंडिया सोवरेन कंट्री, इसका मीनिंग हमारा ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वह हमारे देश के खुद के डिसीजन ले सकती है। हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है कि वाली कंट्री हम पर फोर्स करेगी आप क्या करोगे। जो हमारा मन करता है वो हम करेंगे। ये सिटीजन पर भी आता है, सिटीजन भी हमारे सोवरेन है, उनको एक फ्रीडम हम देता है, आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। साथ ही सिटीजनशिप का भी बहुत ज़्यादा रोल देखने को मिलता है, ये पहले नहीं था। और अगर हम बात करें जैसे ही पॉलिटिकल फॉर्मेशन हुए, इकोनॉमिक फॉर्मेशन हुए, ये नेशन स्टेट जो बेसिकली फॉर्म हुए हैं, इसका बहुत बड़ा एक रोल है जो ये नेशनलिज्म राइज हुआ है उस पर। अब ये कैसे है,
अगर हम बात करें नेशनलिज्म की, तो नेशनलिज्म का सिंपल सा यार एक प्रिंसिपल होता है कि पीपल के पास राइट है, वो फ्री हैं और वो अपनी सोवरेन पावर खुद एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये डेमोक्रेटिक आइडियाज के लिए भी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी भी यहीं से चालू हुई है। इसके बारे में हालांकि हम चैप्टर 3 में पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ पर हमें सिंपल सा आपको एक क्वेश्चन में पूछता हूँ कि आपको लग रहा होगा यार, अभी भैया बोल रहे हैं एक नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, एक तरफ सोवरेन पावर की बात कर रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले कॉलोनियलिज्म की बात कर रहे थे। कॉलोनियलिज्म मतलब कुल मिला के जो हमें गुलाम बना लिया गया था, एक गुलाम कंट्री में नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी की बात कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रही? ये कैसे हो सकता है? तो लेकिन आपको यहाँ समझना जरूरी है कि ये हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ा था कि बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी चैप्टर होने वाला है ये कैसे, अब आप समझिए। हमारे यहाँ कॉलोनियलिज्म आया, मतलब कुल मिलाकर ब्रिटिशर ने हम पर अपना कब्जा जमा लिया। जब हम पर कब्जा जमाया तो हमें एहसास हुआ कि यार एक फ्रीडम भी कुछ होता है, एक राइट भी कुछ होता है। ये चीजें हमें धीरे से मालूम चली। फिर शायद वेस्टर्न एजुकेशन का हमने पढ़ा, इसने हम पर नेशनलिज्म की भावना लेकर आया कि भाई हमारी कंट्री, हमें अपने तरीके से जीने की आजादी है, हमें रिसोर्सेज खुद से यूज करने की आजादी है, कोई कंट्री हम पर ऐसे गुलाम नहीं बना सकती हमको। हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर थे ये इस आयरनी को बड़ी जल्दी से समझ गए थे। इसलिए आपने सुना होगा हमारी स्वराज और फ्रीडम की बात होने लगी थी कि हमारा ये बर्थ का राइट है कि हम अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए जी सकते हैं। तो इससे समझ में आता है कि हर चीज का कॉन्ट्रडिक्टरी भी देखने को मिलता है। अगर आज हम बात करें नेशनलिज्म की, अगर आज हम बात करें सोवरेन कंट्री की, नेशन स्टेट की, तो कोलोनियलिज्म का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ कहीं ना कहीं आता है। मतलब कोलोनियलिज्म के एक अपोजिट फैक्ट हमारे सामने निकलते आते हैं। मतलब कुल मिला के आपको अपनी फ्रीडम के बारे में जब मालूम चलता है जब आपको कोई अपना गुलाम बना लेता है। इससे आपको क्लियर हुआ होगा। अब सीधे आगे की बात करते हैं। तो अब हमारा जो मेन टॉपिक आता है वो है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन दोनों टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला हमारा सब टॉपिक आता है वो है द कॉलोनियल एक्सपीरियंस। सबसे पहले हमने देखा कि यार कैसे कैसे चीज़ें चेंजेस हो रही थी। ठीक है, मतलब इतने सारे हमें चेंजेस देखने को मिल रहे थे हमारी मेन सोसाइटी में, और मेनली हम इस चैप्टर में पूरा यही देख रहे हैं कि कॉलोनियलिज्म का क्या हमें एक्सपीरियंस हमारे साथ आता है, क्या उसके इम्पैक्ट हमारे साथ आते हैं। सबसे पहले अगर हम इस टॉपिक को चालू करें तो हमें मालूम होना चाहिए कि चीज़ें क्या होती हैं। तो अगर हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो इसका सिंपल टर्म में मीनिंग होता है जब मशीन से प्रोडक्शन बढ़ जाता है, मशीन प्रोडक्शन एकदम हाई लेवल पर हो जाता है और कुल मिला के पूरी इंडस्ट्रीज फॉर्म होने लगती हैं, फैक्ट्रीज फॉर्म होने लगती हैं, तो पूरा हम इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन कहने लगते हैं। इसका एग्जांपल आता है जैसे हमारे यहाँ स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होने लगा था, ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन का पार्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो इसमें अगर हम कोई भी बुक उठा लें तो बुक में हमने मेनली यही पढ़ा है भाई कि कोई भी अगर एक सिविलाइजेशन है और वहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा एडवांस्ड भी वो सिविलाइजेशन है, उसके बाद भी वहाँ की मेनली जो पॉपुलेशन रहेगी वो लैंड वर्क ज़्यादा करती है। मतलब कुल मिला के एग्रीकल्चर में ज़्यादा होगी, हाथों से काम ज़्यादा करेगी, मैनुअल वर्क ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। और ये मेनली इसका रीज़न ये होता है कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतना तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाता है। अगर आप चाह रहे हो भाई कि लोग और ज़्यादा मॉडर्न हुए तो आपको टेक्नोलॉजी भी उतनी सबको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। इसलिए हमें देखने को मिलता है, अगर हम पास्ट की बात करें तो मेनली सोसाइटी जब कितनी भी डेवलप्ड थी, मेन प्रॉफिट किसका होता था? कुछ पर्टिकुलर छोटी सी माइनॉरिटी का, जो प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी होती है सिर्फ उन्हीं का फायदा हो पाता था और बाकी सभी छोटे मोटे काम में ही लगे रह जाते थे। इसके बाद हमारे सामने एक और चीज आती है कि जैसा चैप्टर ही कॉन्ट्रास्ट है। इसके बाद अगर हम कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो अगर आज प्रेजेंट डे की हम इंडस्ट्रियल सोसाइटीज की बात करते हैं, हमारी सोसाइटीज की अगर हम बात करें तो मेनली आज के हमारी एम्प्लॉयमेंट लोगों को कहाँ मिलती है? फैक्ट्रीज में, ऑफिस में, शॉप्स में। अब एग्रीकल्चर कम हो गया और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर हम बात करें वेस्ट कंट्रीज़ की तो 90% जो पीपल हैं वो टाउन एंड सिटीज़ में रहते हैं, क्योंकि टाउन और सिटीज़ में ही इनको मेनली जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो यहाँ पर हम लोग को लगता है कि भाई जॉब मतलब टाउन, मतलब कुल मिला के यहाँ पर हम अर्बनाइजेशन को इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमेशा जोड़ देते हैं। हालांकि अक्सर ये हमें देखने को नहीं मिलता जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके कुछ रीजन है कि क्यों बार बार अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम जोड़ देते हैं। इसका सीधे रीजन आता है कि अगर हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन की तो सबसे पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन हमको देखने मिला था ब्रिटेन में। ये पहली एक ऐसी सोसाइटी थी जहाँ एकदम इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत रैपिड तरीके से ग्रो कर रहा था। जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है, अगर हम 1800 की बात करें तो सिर्फ 20% पॉपुलेशन टाउन और सिटीज में रहती थी। ठीक है, इसके बाद 1900 में 74% हो गया। इसके बाद अगर हम कैपिटल सिटी लंदन की बात करते हैं तो वहाँ पर 1800 में 1.1 मिलियन लोग रहते थे, लेकिन अगर इसको हम बाद में बात करते हैं 20th सेंचुरी की बात करते हैं तो ये 7 मिलियन हो गया 1.1 मिलियन से। तो इससे हमें समझ में आता है कि यार एकदम से लोग पूरे कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? अर्बन एरियाज में जा रहे हैं, मतलब अर्बनाइजेशन हो रहा है। लंदन उस समय की सबसे बड़ी सिटी पूरे वर्ल्ड में बन गया था। मतलब लंदन एक ऐसी जगह हो गया था जो बड़ा भी होता जा रहा था,
ग्रोथ भी फुल तेजी से हो रही थी और लोग भी फुल तेजी से उस साइड आ चुके थे, मतलब अपने आप एक ग्लोरियस सिटी के रूप में वो सामने आ रहा था। तो मेनली क्या होता है, ब्रिटेन एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी पहले हुआ, अर्बनाइजेशन भी हुआ। तो ये हम एक कंसेप्शन मन में, अपना कॉन्सेप्ट मन में बना लेते हैं कि यार इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन साथ में चलते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता है, ये हमें दिमाग में बिल्कुल रखना चाहिए। इसके बाद अगर जैसे हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिश में हुआ उसकी वजह से इंडिया में इसका उल्टा देखने को मिल गया, हमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिल गया। हमारे अर्बन सेंटर डिक्लाइन होने लगे, मतलब जहां अगर हम पहले बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन साथ में चलता है, इंडिया में इसका उल्टा देखने को मिल रहा है। कहीं और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंडिया में अर्बन सेंटर डिक्लाइन होने लगे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। इसका सिंपल रीजन क्या है, उस समय एकदम ब्रिटेन में एक बूम हुआ, मतलब कुल मिलाकर ब्रिटेन में एकदम से बहुत जल्द प्रोडक्शन बूम, मतलब कुल मिलाकर आप बोल सकते हो कि एकदम कोई भी चीज में एकदम से ग्रोथ हो जाना, इनका एकदम से वहां पर ग्रोथ हो गया, मैन्युफैक्चरिंग बूम हो गया यहाँ पर एकदम से। तो उसके बाद क्या हुआ, इंडिया जो जाना जाता था अपना कॉटन और सिल्क के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अब ये डिक्लाइन होने लगा, क्योंकि मैनचेस्टर मतलब इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी सिटी है, मतलब कुल मिलाकर ब्रिटेन का एक पार्ट, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा कंपटीशन आने लगा मार्केट में। यहाँ पर इन लोग बहुत चीप रेट में दे रहे थे, तो इंडिया को एक कंपटीशन हाई मिल रहा था, तो इसकी वजह से इंडिया एकदम डिक्लाइन होने लगा। साथ ही साथ कॉलोनियलिज्म का भी साथ वहाँ चल रहा था। मतलब अगर हमने देखा, इंडिया की जो बहुत बड़ी ऐसी सिटीज़ थी जैसे सूरत हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया, इनमें एकदम से डिक्लाइन आ गया और बॉम्बे और मद्रास एकदम से बढ़ने लगे। मतलब जहाँ जहाँ ब्रिटिश का इंटरेस्ट था वो सिटीज़ एकदम बढ़ने लगी, बाकी एकदम डूबने लगी। इसके बाद ब्रिटिशरों ने इंडिया पर कब्जा जमाना चालू किया, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया में जो पुराने राजा लोग थे अब उनको हटाया जा रहा था। तो जैसे हमारी थंजावुर, ढाका, मुरीदाबाद जैसी सिटीज़ थी, इनके कोर्ट्स चले गए, मतलब कुल मिलाकर बोल सकते हैं इनके राजा लोगों को हटा दिया गया। तो यहाँ पर जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती थी, आर्टिसन हो गए, कोर्ट के लोग हो गए, वहाँ के नोबल लोग हो गए, अब ये सब बेचारे बेरोजगार हो गए, इनके पास जॉब नहीं थी, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर होने लगी। इसके बाद 19th सेंचुरी में एकदम से इंडिया में मैकेनाइज्ड फैक्ट्री इंडस्ट्रीज आने लगी। फैक्ट्री इंडस्ट्री जैसे से हमारे यहाँ बढ़ने लगी, तो टाउन्स की पॉपुलेशन भी एकदम से इंडिया में बढ़ने लगी थी। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, एक कंट्री में जब प्रॉफिट हो रहा था, इंडिया में एक अलग ही साइड उसका हमें देखने को मिल रहा था। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। इसका देखिए छोटा सा एक बॉक्स में ये दिया हुआ है मेनली कि यार इसे बताया गया कि इंडिया के वो मैन्युफैक्चरर्स जो जाने जाते थे उन्हें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी जब वहाँ उनकी सिटी के राजा लोगों को हटा दिया गया, ब्रिटिशर ने उनको कैप्चर कर लिया, साथ ही साथ कॉम्पिटिशन जब एकदम से बढ़ गया और फिर रेलवे आ गया। तो रेलवे के बाद जैसे अगर ब्रिटिश से सपोज कीजिए कोई सामान आया, मेनली प्रॉब्लम ये हो रही है, जैसे आप मानिए इंडिया आज की डेट में ले लेते हैं, इंडिया में एक कोई क्लोथ है जिसकी प्राइस है 100 रुपीज़ और यही क्लोथ अमेरिका से इंडिया में आता है 50 रुपीज़ में, तो मार्केट में लोग किससे खरीदेंगे ये सामान? 50 रुपीज़ वाले से। इसके बाद अगर इंडिया एक्सपोर्ट करना चाहती है, समझिए चाइना को कुछ एक्सपोर्ट करना चाहती है, अमेरिका भी चाइना को एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो चाइना किससे खरीदेगा? जो सस्ता सामान देगा। तो ये दोनों फैक्टर आते हैं, इसकी वजह से एकदम कंपटीशन बढ़ता है और जो वीकर लोग होते हैं वो डूबने लगते हैं। यही इंडिया के साथ हो रहा था। तो मालूम चला इंडिया के भी जितने भी हमारे यहाँ के मेनली मैन्युफैक्चरर्स थे, इनको बहुत ज़्यादा एकदम इम्पैक्ट हुआ। खासकर इंडिया के ईस्ट साइड को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा बाकी जगहों पर बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा था और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी मैन्युफैक्चरर्स को। और इसका रेलवे आ गया तो एकदम से कनेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कनेक्शन बढ़ने के बाद और ज़्यादा ये प्रॉब्लम एकदम से हमें बढ़ते हुए दिख रही थी। इसके बाद हमारे सामने एक बॉक्स आता है द सेंसस ऑफ इंडिया रिपोर्ट 1911। आप सबने पहले भी ये बहुत पढ़ा होगा कि इंडिया मेनली क्या करा जाता था, ब्रिटिशर इंडिया से सिंपल से वो ले जाते थे रॉ मटेरियल्स, उसको ब्रिटेन में फिनिश गुड बना के वापस इंडिया में बेचा करते थे। ये उनका एक तरीका था कि मतलब इंडिया का सामान इंडिया में ही बेचा जा रहा है, पूरे पैसे वो ले जाते थे, ये उनका चल रहा था। फिर अभी पहले मैंने आपको बताया कंपटीशन बहुत बढ़ रहा था, तो इस बॉक्स में यही दिया हुआ है कि जब यूरोप से बहुत ही सस्ते में इंडिया में इंपोर्ट होने लगा वहाँ से गुड्स, तो इसके बाद इंडिया में क्या हुआ, साथ ही साथ फैक्ट्री भी खुलने लगी। ब्रिटिशर अपने टाइप की वेस्टर्न टाइप की फैक्ट्री खोल रहे थे। इन दोनों फैक्टरों ने क्या किया, इंडिया में जो विलेज इंडस्ट्रीज थी, अगर आप इंडिया के पास्ट में जाएंगे तो इंडिया में बहुत अच्छी विलेज इंडस्ट्रीज होती थी, ये सब पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। इतना ज़्यादा कंपटीशन आया कि पूरी मतलब कुल मिला के एक तरीके से डिस्ट्रॉय होना चालू हो गई थी। इसके बाद क्या हुआ, इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की एकदम से प्राइस बढ़ने लगी। तो जो लोग पहले हमारे यहाँ ये क्राफ्ट इंडस्ट्रीज में हुआ करते थे, आर्टिसन थे, अब इन लोग कहाँ पर शिफ्ट होने लगे, एग्रीकल्चर में। इनका मेनली अब एग्रीकल्चर में शिफ्ट हो गया क्योंकि इनका पुराना जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन था अब वो अजीब सा हो गया था, वो डिसइंटीग्रेशन वहाँ पर होने लगा था। इंडिया में अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीज़ हमको देखने को मिल रही थी, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेन यही था कि जो हमारे यहाँ का पुराना सिस्टम था वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय किया जा रहा था और खासकर जो एकदम एडवांस्ड हमारे यहाँ के प्रोविंसेस थे वहाँ पर जो छोटी छोटी हमारी इंडस्ट्री थी उनका तो पूरा कबाड़ा हो चुका था। इसके बाद एक और यहाँ पर दिया हुआ कि सब्स्टिट्यूट के तौर पर ब्रिटिशर क्या लेकर आए थे हमारे यहाँ, लैंड ओनरशिप लेकर आ गए थे और एजुकेशन लेकर आ गए थे इंग्लिश में।
लेकिन इन दोनों चीज़ों ने अपना अच्छे से काम नहीं किया, क्योंकि मेनली क्या था, ये प्रॉफिट किसको हुआ, सिर्फ वहाँ के अगर हम बोलें तो मेनली ज़मींदार तो जो वहाँ के रईस लोग थे उन्हीं को प्रॉफिट हुआ, बाकी लोग दबे के दबे रह गए। ये इसके बाद भी कोई मिडिल क्लास इन लोग फॉर्म नहीं कर पा रहे थे ब्रिटिश, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन कैसे भी करके खुश नहीं कर पा रहे थे इंडियन पॉपुलेशन को, क्योंकि मेनली जितना भी लैंड था इन लोग को पूरे ज़मींदार अपना कब्जा जमाए हुए थे। एजुकेशन का हक भी मेनली जो इंडिया में रईस लोग थे उन्हीं को मिल रहा था, बाकी लोग से पिसे जा रहे थे। ये एक प्रॉब्लम पूरा आ रहा था। इसके बाद जैसा कि अगर हमने पढ़ लिया तो जहां ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो साथ ही साथ अर्बनाइजेशन हो रहा था, मतलब लोग अर्बन एरिया में रह रहे थे। इंडिया में एकदम उल्टा हो गया। इंडिया में जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, हमने पहले पढ़ा कि एग्रीकल्चर की रेट बढ़ रही थी तो लोग अब एग्रीकल्चर मतलब क्रॉप की रेट बढ़ रही थी तो लोग एग्रीकल्चर में जा रहे थे। तो इंडिया का मेनली लोग क्या करने लगे, एग्रीकल्चर में जाने लगे। पहले जो क्राफ्ट वाले आर्टिजन हुआ करते थे वो सब किस में पहुंच गए, एग्रीकल्चर में। हमारी सेंसस रिपोर्ट में दिया हुआ है, तो एक फैक्ट वाली बात है। मतलब इससे हमें समझ में आता है कि अलग अलग इम्पैक्ट अलग अलग जगह में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें हमारी सोशियोलॉजिकल राइटिंग्स थी जो हमें इंडिया में मिलती हैं, वहाँ पर सब डिस्कस किया गया कि कॉलोनियलिज्म के क्या क्या हमें कॉन्ट्राडिक्टरी और कई कई अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, ये पूरा उसमें दिया हुआ है। और यहाँ पर हमारे कंपैरिजन भी दिया हुआ है कि भाई जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वेस्ट में और जो ग्रोथ हुई वहाँ पर एक नई मिडिल क्लास की, उसको इंडियन एक्सपीरियंस के साथ कंपेयर किया गया कि मतलब इंडिया में क्या क्या हुआ, बाहर क्या क्या हुआ, उनको सब किया हुआ है। हम एक बॉक्स पढ़ेंगे कि उससे आपको समझ में आएगा कि जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था ये सिर्फ ऐसा कुछ नहीं था कि ऐसे मशीन बढ़ती जा रही है, फैक्ट्री बढ़ती जा रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने पूरी सोसाइटी को चेंज करके रख दिया था। न्यू सोशल ऑर्डर आ रहे थे, नए सोशल रिलेशनशिप बन रहे थे, नए नए ग्रुप्स फॉर्म हो रहे थे, कुल मिलाकर एक पूरा सोशल स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा था। मतलब एक इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन का एक सोसाइटी में भी अंतर देखने को मिलता है। जैसा कि इसमें एक बॉक्स में दिया हुआ है अ मॉडल ऑफ साउथ एशियन कॉलोनियल सिटी। इसमें दिया हुआ है कि जब यूरोपियन टाउन की हम बात करते हैं तो बड़े बड़े इन लोग बंगले बनाया करते थे, स्ट्रीट बड़ी बड़ी होती थी, स्ट्रीट के दोनों साइड में ट्रीज रहेंगे, क्लब बनाए जाते थे आफ्टरनून इवनिंग गेट टुगेदर्स के लिए। इसके बाद वहाँ पर बहुत सारे ओपन स्पेस रिजर्व्ड थे कई के लिए। वहाँ पर जैसे अगर वेस्टर्न रिक्रिएशनल मतलब जो उनके मेनली चीज़ें होती है, रेस हो गया, गोल्फ हो गया, सॉकर, क्रिकेट, ये सब वो खेला करते थे। अच्छा वहाँ पर डोमेस्टिक वाटर सप्लाई था, इलेक्ट्रिक कनेक्शन थे, सीवेज थे, कुल मिला के एक लेविश लाइफ उन लोग जी रहे थे। इससे समझ में आता है अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक लाइफ स्टाइल में भी अंतर आ रहा था। और ये भी देखने मिलता है कि जो ये पूरी फैसिलिटी थी सबको नहीं मिल रही थी, ये बहुत रेस्ट्रिक्टेड थी सिर्फ नेटिव टाउन्स में। मेनली जगह जो उनकी होती थी सिर्फ वहीं लोगों को होता था, जो रिच लोग हैं उन्हीं को मेनली फैसिलिटीज मिलती थी। तो कुल मिला के समझ में आता है कि बहुत एक लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस हमें देखने को मिल रहा था। इसके बाद हमारे यहाँ आता है कि मेनली अगर हम देखें तो जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है हमारा जो एम्पायर्स का, उसका की रोल क्या होता है, सिटीज, हमारी सिटी से ही पूरा होता है। तो हमारे यहाँ जो कोस्टल सिटीज थी, मुंबई हो गई, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गई, इनको फेवर किया जा रहा था ब्रिटिशरों द्वारा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोस्ट लाइन पर ये है तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाता है। क्या होता था, यहाँ से हमारा जो प्राइमरी कमोडिटी थी वो इजीली एक्सपोर्ट हो सकती थी और उसके बाद वहाँ से फाइनल गुड हमारे यहाँ चीपली इंपोर्ट हो जाता था। ये चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। और कुल मिला के ब्रिटिशर क्या कर रहे थे, अपने यहाँ के मेन एरिया से इंडिया के मेन एरिया का एक लिंक बना रहे थे। तो लिंक जब भी बन सकता है जब आप एक कोस्टल एरिया की सिटी को चुनो या हाईली डेवलप्ड सिटी को चुनो, तो ये हमारे यहाँ हो रहा था। तो कुल मिला के कैपिटलिज्म का एक ग्लोबल कैपिटलिज्म का एक मेन चीज़ ये आ गया था, सिटीज़। तो सिटीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो रहा था। साथ ही अगर इसका एक एग्जांपल की बात करें तो हमारे अगर बॉम्बे का हम एग्जांपल लेते तो इसको प्लान करके रीडेवलप किया गया था। और इस तरीके से रीडेवलप किया गया था कि ब्रिटिशरों का गोल था कि 1900 तक कम से कम 3/4 ऑफ इंडियन रॉ कॉटन ये वहाँ ले जा सकें। तो ये पूरा इनका एक प्लानिंग चलती थी, मतलब कैसे क्या हमें लूटना है, कैसे कैसे अपना सिस्टम चलाना है। उसके बाद हर एक सिटी का फिक्स काम था। जैसे कलकत्ता की अगर हम बात करते हैं तो ये जो डुंडी एक स्कॉटलैंड की सिटी है, वहाँ पर जूट एक्सपोर्ट करा करता था। मद्रास की बात करते तो मद्रास कॉफ़ी, शुगर, इंडिगो डाइज होती हैं, कॉटन होता है, ये ब्रिटेन भेजा करता था। मतलब हर एक सिटी का पर्टिकुलर काम होगा था। जो इन्हें अपनी कॉलोनी बनाई थी ब्रिटिशरों ने, तो हर सिटी को एक काम इन्हें देकर रख दिया था। इसके बाद यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो हमारी अर्बनाइजेशन हुआ, इसकी वजह से हमारे यहाँ जो पहले के पुराने अर्बन सेंटर थे उनमें एकदम डिक्लाइन आ गया और न्यू कॉलोनियल सिटीज बनने लगी। मतलब कॉलोनियलिज्म के पहले इंडिया में कोई और टाउन बहुत फेमस हुआ करते थे जो अच्छी ग्रोथ पकड़ रहे थे,
और कॉलोनियलिज्म के समय वो अब एकदम से डिक्लाइन हो गए और ब्रिटिशरों को जो अच्छे लगे वो राइज होने लगे। इसका सीधा एग्जांपल आता है कोलकाता का। ये पहली एक ऐसी में से सिटी में से थी जो एकदम डेवलप हुई। मेनली हुआ क्या, 1690 में एक इंग्लिश मर्चेंट थे जिनका नाम था जॉब चार्नोक। इनने एक इंडिया के लैंडलॉर्ड से 3 विलेज खरीदे थे। एक था कोलिकाता, एक था गोविंदपुर, एक था सूतानुती। ये ने खरीदे थे और इनने सोचा था कि इनको कंबाइन करके, रिवर हुगली के पास थे, एक ट्रेडिंग पोस्ट बनाया जाएगा। मतलब इन्हीं ने एक फॉर्म किया था मेनली एक कोलकाता सिटी। ये था इसको अच्छा एक फॉर्म करेंगे, अच्छा ट्रेडिंग के काम आएगा। उसके बाद 1698 में यहाँ पर एक फोर्ट बनाया गया, फोर्ट विलियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में भी आपको पता चलेगा ये जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे। फोर्ट विलियम बनाया गया था, मेनली ये डिफेंसिव पर्पज से बनाया गया था रिवर के साइड में। इसके बाद बहुत ओपन एरिया इनने बनाया था जहां पर मिलिट्री के पूरे अरेंजमेंट किए जाते थे। उसके बाद ये फोर्ट और जो ओपन एरिया था, ओपन एरिया तो इन लोग मैदान बोलते थे जैसे हमारे यहाँ आज बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कोर पार्ट था कहाँ का, ये जो नई सिटी फॉर्म हुई थी कोलकाता। तो ये पूरा एक इंपॉर्टेंट इसमें हमारे सामने आता है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है द टी प्लांटेशंस। तो यहाँ पर सिंपल दिया हुआ है कि यार देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की, तो हमने अभी पढ़ा कि जो ब्रिटेन में इसके हाल हुए थे उससे इंडिया के हाल बिल्कुल अलग थे। ब्रिटेन को इन दोनों चीज़ों से फायदा हो रहा था, जबकि इंडिया को कहीं ना कहीं बहुत सारा लॉस भी हमें देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर कई लोग, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, तो कई जन बोलेंगे मे बी इसका ये रीज़न हो सकता है कि यार ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले चालू हो गया, इंडिया में लेट हुआ। लेकिन ये रीज़न नहीं है। इसका मेनली रीज़न ये है कि जो हमारे इंडिया का अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मतलब जब हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था उस समय मेनली हमारे कॉलोनियलिज्म के शिकार हुए थे। तो मेनली उस समय के जो इंटरेस्ट होते थे हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के, ये ब्रिटिशरों के इंटरेस्ट हुआ करते थे। मतलब इंडिया में उन्हें उसी प्रकार से अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन करवाया जिससे उनको बेनिफिट हो सके। यहाँ पर इंडिया का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया था और ये रीज़न है कि इंडिया उनसे पिछड़ा रह गया उस समय। इसके अगर सिंपल देखें तो ये बात है कि हम हर एक इंडस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ सकते, ऐसे पढ़ने बैठेंगे तो सालों लग जाएंगे। पर यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है टी इंडस्ट्री का, कि भाई कैसे टी इंडस्ट्री ने हमारे इंडिया में पूरा दिखाया कि ब्रिटिशर कैसे सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते थे और इंडिया का यूज करा करते थे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑफिशियल रिपोर्ट से हमें मालूम चलता है कि जो कॉलोनियल हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत ही अनफेयर मीन्स का यूज करती थी लेबर लाने के लिए, लेबर को हायर करने के लिए। और ये मेनली किसके लिए किया जाता था, ब्रिटिश प्लांटर्स के लिए। मतलब जो यहाँ पर लेबर लेके आ रहे हैं जिनका पूरा टी प्लांटेशन का काम चलता था, उनको हम ब्रिटिश प्लांटर्स बोलते हैं, उनके लिए। तो हमें फिक्शनल और अदर अकाउंट से मालूम चलता है कि प्लांटर्स की लाइफ वहाँ पर कैसी थी, वहाँ जो लेबर लोग काम कर रहे हैं उनका क्या हाल था, ये सब हमें मालूम चलता है। और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि जो ये प्लांटर्स थे, मतलब मेनली जो ये लेबर लोगों को लेकर आते थे, इन लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया करते थे, बहुत ही हार्श एक्शन लिया करते थे हमारे लेबरों के खिलाफ। मतलब उनको बहुत ही गलत तरीके से इन लोग ट्रीट किया करते थे। और मेनली बात सिंपल सी है कि भाई इनका ब्रिटेन जो है वहाँ वे तो पूरे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ सब लोगों को इज्जत कर रही है। लेकिन इनको ये मालूम है कि जो इनकी कॉलोनियल कंट्री है, मतलब जहाँ पर इन्हें कब्जा जमाया है, वहाँ थोड़ी इनको ब्रिटिश का राज चलाना है। ब्रिटिश में तो अपने लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे ये, लेकिन इंडिया तो हमारा मतलब कुल मिला के गुलाम है, तो यहाँ हमें जो करना हो वो कर सकते हैं। तो इन लोग यहाँ पर ये होशियारी मारकर पूरा काम किया करते थे। तो यहाँ पर कुछ बॉक्स दिए हैं जिनको मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाता हूँ, ज़्यादा ऐसा कुछ इसमें है ही नहीं। सबसे पहला इसमें आता है कि तो हमारे इंडिया में टी इंडस्ट्री है, ये बिगिन कब हुई, 1851 से। ये मेनली असम एरिया में होता था। हमारे टी का आपको मालूम होगा असम में बहुत अच्छा है, ये हुआ। तो 1903 में अगर हम बात करें इन इंडस्ट्री को, ये 4,79,000 परमानेंट मेंबरों को, मतलब परमानेंट लेबरों को रखा करते थे अपने एम्प्लॉयज़ को, और 93,000 टेम्पररी एम्प्लॉयज़ को रखा करे थे। असम एक ऐसा जगह है जो स्पार्सली पॉपुलेटेड था, मतलब वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम थी। तो यहाँ पर मेनली क्या होता था, जो टी प्लांटेशंस के लिए लेबर लगते थे ये कहाँ से आते थे, बाहर से मंगाए जाते थे। और मेनली जो टी प्लांटेशन के एरिया जो बनाए जाते थे, ऐसे एरिया बनाए जाते थे हिली एरिया में जहाँ ज़्यादा लोग रहते भी नहीं थे, ठीक है, रहने लायक कंडीशन होती भी नहीं थी ज़्यादा। तो मेनली लेबर कहाँ से आते थे, दूसरे प्रोविंसेस के मंगाए जाते थे। और बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपलों को हर साल लाया जाता था, उनके घर से यहाँ पर बुलाया जाता था यहाँ काम करवाने के लिए। तो यहाँ बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम ये होती थी। फिर यहाँ पर सबसे बड़ी ये है कि भाई आप किसी को एक अलग स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाओगे, सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं, क्लाइमेट चेंज होगा, वहाँ का नेचर चेंज होगा, पूरा काम करने का तरीका चेंज होगा। तो लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे थे, इन्फेक्शन हो रहा था, क्लाइमेट लोगों को सूट नहीं कर रहा था, बहुत सारे लोग मरते जा रहे थे, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम वहाँ पर हो रही थी। तो ये जो प्लांटर्स हैं इन लोगों को करना क्या चाहिए, कायदे अनुसार इनको ये फीवरों से बचने के लिए इनको एड देना चाहिए। क्लाइमेट चेंज हुआ तो भाई
फाइनेंशियली एड दो, आप उनको कुछ तो दो कि वो सर्वाइव कर पाए वहां पर। तो ये जो अपने प्लांटर्स थे सब करने के लिए इन लोग मान ही नहीं रहे थे। तो इनने क्या करवाया, गवर्नमेंट को फोर्स करके यहाँ पर पेनल लॉस मतलब पेनाल्टी लॉस लेकर आए। तो इस बारे में आगे पढ़ते हैं, पेनाल्टी लॉस लेकर आए। मेनली क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबर्स एक्ट लेकर आए, 1863 में आया ऑफ बंगाल, और 1865, 1870, 1873 में इसको अमेंड भी किया गया। ये पेनल लॉज इन लोग लेकर आए थे। मेनली इसको अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो इसमें क्या करते थे इन लोग कि जैसे कोई अगर लेबर को लेकर आना है तो उससे साइन वाइन करवाया, जैसे डॉक्यूमेंट या उससे पूरी बात करी, उसको ये भी नहीं पता होता था कि उसको काम क्या करना है समझा के, लेकिन उसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता कि तुम्हें 4 साल काम करना है। अब वो बेचारा फॉर्म भरा, जैसे इंडिया उससे गया आसाम, तो उसको मालूम चला मुझे ये काम करना है। अब चाहे आपको चीजें सूट करें चाहे ना करें, आपको काम तो करना पड़ेगा। काम नहीं करोगे तो आप पर पेनल्टी लग सकती है, आपको जेल में डाला जा सकता है। मतलब पूरी तरीके से इनको डराया धमकाया जाता था और बोला था आपको करना तो पड़ेगा वरना आप अरेस्ट हो जाओगे। तो कुल मिला के गलत तरीके से इन लोग काम किया करते थे। और मेनली इन लोगों को मतलब प्रॉब्लम किसको होती थी, हमारे लेबर लोगों को। इन लोगों को पूरा इंटरेस्ट ब्रिटिशरों को अपना ही अपना दिखता था, और ये लॉ के बाद तो और चीजें खराब हो गई थी। तो कुल मिला के ये है कि कुल मिला के लोग आप बोल सकते हैं कि हमारे लोगों को लेबर गिरी पूरी करवा रहे थे कि भाई पूरे साइन कर लो, कॉन्ट्रैक्ट कर लो, आपको कुछ भी नहीं पता होगा और पूरा काम करना पड़ेगा। इसका एक और सवाल आता है कि प्लांटर्स की लाइफ कैसी थी, मतलब जो यहाँ के मेनली हेड होते थे इन लोग की लाइफ कैसी थी। तो अगर आपको शॉर्ट में समझाऊं तो इन लोगों की एकदम बहुत ही मस्त लाइफ हुआ करती थी। आजू बाजू लोग घूमते थे। इन लोग जैसे कोई लेबर आ रहे हैं तो उनको जैसे अगर लेने भी जा रहे हैं तो बिल्कुल आलीशान तरीके से जाएंगे, बड़े बड़े इनके बंगले होते थे। यहाँ पर इन लोगों का पूरा हर समय माली लोग रखे रहेंगे, इनके गार्डन रहेंगे, एकदम घर भी बड़े बड़े बनते थे, स्पेशियस बनाया करते थे इन लोग। फिर एकदम पूरी ज्वेलरी इनकी सही रहेगी, खाने पीने का बिल्कुल सही रहेगा, पूरा जितना भी एक लग्जरी का सामान होता है इनका सब होगा वहाँ पर। बड़े बड़े बाथरूम्स बने हुए हैं, मतलब कुल मिला के आप बोल सकते हैं कि बिल्कुल रईसों वाली लाइफ इन लोग जिया करते थे। और अगर हम लेबरों की बात करें तो आप खुद समझ सकते हैं कि उनका क्या हाल वहाँ पर हुआ करता था। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अभी तो हमने पूरी भाई कॉलोनियलिज्म की बात कर ली, लेकिन थोड़ा बहुत ये भी देख लेते हैं कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद हमारा क्या हाल होगा। तो थोड़ा सा हमें देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि मेनली यार कैसे क्या जब कॉलोनियलिज्म चल रहा था उस समय इंडिया ने कैसे क्या आवाज़ उठाई। वैसे मेनली इसमें हम चैप्टर नंबर 5 में पूरा पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पढ़ना भी ज़रूरी हो जाता है। तो मेनली अगर हम बात करते हैं इसकी तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो इंडियन नेशनलिस्ट थे इन्होंने हमेशा जो इंडिया में इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उसको अपना सेंट्रल इशू बना के रखा। इनने हमेशा बोला कि जो ब्रिटिश आ रहे हैं कहीं ना कहीं एक हमें एक्सप्लॉयट करते हैं इकोनॉमिक वे में, ये नहीं किया। और इनका सिंपल कहना है कि इंडिया जिस कंट्री को सोने की चिड़िया बोला जाता था, ब्रिटिश इंडिया एक समय थी पॉवर्टी बढ़ गई। मतलब कुल मिला के कहीं ना कहीं तो कुछ तो बात है ना। उसका जो स्वदेशी मूवमेंट हमारे यहाँ हुआ उसने एकदम से लॉयल्टी बढ़ा दी थी हमारे नेशनल इकोनॉमी की तरफ। तो ये कुछ चीज़ें हमारे सामने हो रही थी। फिर साथ ही साथ हमारे इंडिया के लोग मॉडर्न आइडियाज़ के साथ ये भी समझ गए थे कि जो पॉवर्टी एक टर्म है ये प्रिवेंटेबल है। मतलब ऐसा नहीं कि पॉवर्टी रहेगी, इसको हम कम कर सकते हैं। ब्रिटिशर जानबूझकर इसको कम कहीं ना कहीं नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमारे इंडियन नेशनलिस्ट का कहना था कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ये एक तरीका है जिससे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एकदम ग्रोथ पकड़ेगी और हमारे सोशल इक्विटी आएगी। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, आपका अगर वो सब्जेक्ट है, उसमें आपको मालूम चलेगा कि हमारे 5 ईयर प्लान्स पे भी इसकी हमने बात करी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की। तो इसमें मेनली कहा जाता है। फिर अपने इंडियन नेशनलिस्ट का ये भी कहना है कि भाई हैवी मशीन होना चाहिए, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज बढ़ना चाहिए, पब्लिक सेक्टर बढ़ना चाहिए, लार्ज कोऑपरेटिव सेक्टर में होल्डिंग होना चाहिए। मतलब कुल मिला के हमारे इंडिया में बोला गया कि जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन एकदम तेजी से बढ़ेगा इंडिया की सिचुएशन सिनेरियो एकदम से अपने पॉजिटिव वे में आने लगेगा और सही होने लगेगा। इसके सीधे हमारे सामने एग्जांपल जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं। इन्हें हमेशा इस चीज़ को सपोर्ट किया है। इनने कहा है कि बड़े बड़े हमारे यहाँ स्टील प्लांट्स बनने चाहिए, डैम्स बनने चाहिए, पावर स्टेशन बनने चाहिए, इन्हें पूरा बोला है। यहाँ एक छोटी सी स्पीच दी हुई है भाखड़ा नंगल डैम के समय में। इन्हें पूरा ऐसा कहा है कि एक बहुत बड़ा डैम है, यहाँ पर हमारे पूरे एक अच्छा इंडिया के लिए ये चीज़ हो जाएगा, पूरा इसको पढ़ सकते हैं। इन्हें बोला कि इतने सारे लोगों की मेहनत है उसको हम ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे। पूरा एक इन्हें बताया है इसमें कि कैसे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे बढ़ सका। एक छोटा सा ये स्पीच का पार्ट है, आप पढ़ लेते हैं, इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कुल मिला के इतना समझने की जरूरत है कि नेहरू जी भी हमेशा सपोर्ट किया करते थे और इनका कहना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ही हमारे इंडिया को कहीं ना कहीं एक नया पार करवाने वाला है। इसके इसमें एक और चीज़ आता है बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स, इसमें दिया हुआ है कि एक हमारा मतलब 10 साल पहले हमें जब इंडिपेंडेंस मिल रही थी उसके लगभग 10 साल पहले 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी जिसके जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे
और केटी शाह उसके जनरल एडिटर थे। ये हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बनाया था। इसने 1939 में अपनी फंक्शनिंग चालू करी थी, लेकिन इसके बीच में ब्रिटिशरों ने हमारे चेयरमैन को अरेस्ट कर लिया था। और लेकिन इसके बाद भी अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें 29 सब कमिटीज़ थी, जिनको 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। और मेनली इनका काम था कि नेशनल लाइफ में जितने भी एक्सपेक्ट्स हैं उनसे ये डील करते थे, हमारे डेली लाइफ के पूरा करते थे। जैसे हम कुछ दिए हुए हैं, जैसे एग्रीकल्चर एंड अदर सोर्सेस ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन पर ध्यान देते थे, इंडस्ट्रीज और अदर सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन देखते थे, ह्यूमन फैक्टर, लेबर पॉपुलेशन, एक्सचेंज एंड फाइनेंस, इसके बाद पब्लिक यूटिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सोशल सर्विस हो गया, हमारा हेल्थ हो गया, हाउसिंग हो गया, एजुकेशन में जनरल और टेक्निकल हो गया, फिर विमेंस रोल इन प्लान्ड इकोनॉमी, इन सब चीज़ों पर ध्यान देते थे। इसके बाद इनने बाद में अपनी रिपोर्ट्स बनाई और रिपोर्ट सबमिट भी करी थी। बहुत सारी इनमें से रिपोर्ट ऐसी है जो 1948-49 में पब्लिश भी हुई। और बाद में जब हमारी खुद की 1950 मार्च में प्लानिंग कमीशन फॉर्म हुई थी, फिर ये पूरा देखा जा रहा था कि प्लानिंग कैसे होगी, हमारा इंडिया आगे कैसे बढ़ेगा। तो एक इंपॉर्टेंट बॉक्स ये आता है, ऐसे बॉक्सेस थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर ली, अब थोड़ा सा अर्बनाइजेशन की भी बात कर लेते हैं। क्या मैम आपको मालूम होगा कि भाई इंडिया में अर्बनाइजेशन एकदम तेजी से बढ़ रहा है, हमें क्लियर दिखता है। ग्लोबलाइजेशन के बाद एकदम से अर्बनाइजेशन और तेजी से हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं सिटीज़ में। 21st सेंचुरी हम ले रहे हैं तो हमें तो बिल्कुल क्लियर देखने को मिलता है। आपने स्मार्ट सिटी के बारे में सुना होगा कि गवर्नमेंट बोलती है हमें स्मार्ट सिटीज़ बनाना है, स्मार्ट सिटीज़ बनाना है, तो अपने आप क्लियर हमें चीज़ें हो जाती हैं। इसके बारे में हम मेनली चैप्टर 6 में पढ़ने वाले हैं। तो ये मेनली इसमें हमारा देखने में हमें ये मिलता है कि अर्बनाइजेशन जो हमारे यहाँ है, इसके ना बहुत सारे अलग अलग इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। ये अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे एक सोशोलॉजिस्ट M.S.A. राव जी की, तो इन्हें बोल दिया है कि इंडिया के जो मेनली विलेजेस हमें देखने को मिलते हैं, उनको अर्बन इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा हो गए, मतलब कुल मिला के अर्बन तरीके से वो इन्फ्लुएंस होते हैं। ये अर्बनाइजेशन का हमारे यहाँ बहुत बड़ा आ गया है। और इनका कहना है कि एक अर्बन इम्पैक्ट की वजह से सिटी टाउन का एक रिलेशन बन गया है विलेजेस के साथ। ये पूरा रिलेजेस हमें देखने को मिलता है। अगर हम इस बॉक्स को देखें, इस बॉक्स में हमें 3 चीज़ें बताई गई कि 3 चीज़ें अर्बनाइजेशन के क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इसमें ये दिया हुआ है कि कई विलेजेस होते हैं, वहाँ के कुछ पर्टिकुलर लोग शहरों में काम करने चले जाते हैं। वो शहर बहुत दूर होते हैं, मतलब उनका विलेज में भी साउथ में हो, लेकिन मुंबई में काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सिटी में काम कर रहे हैं। तो इन लोग क्या करते हैं, वहाँ काम करते हैं, फिर अपने विलेज को भी विजिट करते रहते हैं, कभी साल में 1 बार 2 बार 4 बार जैसा उनका हो गया। वहाँ लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, फिर उस पैसा कमाने का तो उसको अपनी सैलरी में से बहुत सारा पार्ट अपनी फैमिली को अपने विलेजेस में बेचते हैं, क्योंकि वो अकेले वहाँ जाते हैं, फैमिली तो इनकी यही है। फिर बाद में देखने को मिलता है कि इन लोग एक अच्छे अच्छे घर बनाने लगते हैं अपने विलेजेस में, इनका जो भी लैंड होता है उसमें इन्वेस्ट करने लगते हैं, वहाँ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बनने लगती हैं। कुल मिला के इनकी जॉब करने की वजह से इनके विलेजेस में भी थोड़े से 4 चांद लग जाते हैं। इसके बाद एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, बहुत सारे ट्रस्ट को प्रमोट करते हैं। मतलब घर का अगर एक भी व्यक्ति बाहर कमाने चला गया तो उसका पूरा इंपैक्ट हमें विलेजेस में भी देखने को मिलता है। इसका दूसरा इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कई बार क्या होता है, बहुत सारे विलेजेस में से कोई एक विलेज ऐसा होता है जो एकदम से इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रियल टाउन बन जाता है। जैसे भिलाई का एग्जांपल दिया हुआ है, भिलाई हमारा इंडस्ट्रियल टाउन है। तो ऐसा क्या होता है, जब कोई एकदम से विलेजेस के एरिया में एकदम से टाउन बन जाता है, तो उनमें से आजू बाजू में से कई विलेजेस तो पूरे उसी में एकदम से आ जाते हैं माइग्रेट करके। मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो अपना तो शहर बाजू में छोड़ के, अपना विलेज छोड़ के दूसरे विलेज चले जाएंगे, तो वाले एकदम बैरन हो जाते हैं। अगर भिलाई का एग्जांपल लें तो भिलाई के आजू बाजू बहुत सारे ऐसे विलेज हैं जहाँ पर कोई नहीं रहता, मतलब मेनली क्योंकि वो सब अब भिलाई में काम करने आने लगे। तो ये कि अलग ही हमें यहाँ चीज़ देखने को मिल जाती है। अगर हम सेकंड उसकी बात करें, इसका थर्ड उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ दिया हुआ है ग्रोथ ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। जब बड़ी बड़ी सिटीज़ बनाई जाती हैं तो ये क्या करती है, एक्सपांशन होता है, बड़ी बड़ी सिटीज़ बन रही, लैंड होता है, तो मेनली जो आजू बाजू छोटे विलेज रहते हैं वो तो अपने आप उसी में समा जाते हैं। मतलब जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ तो कुछ नहीं होगा, लोग वहीं रहेंगे, लेकिन जो खाली लैंड पड़ा हुआ है अब वो पूरा किस में जाता है, सिटीज़ के अंडर में जाता है। जैसे 3 इम्पैक्ट हमें बड़े बड़े देखने को मिल जाते हैं। और फिर सिंपल से मालूम चलता है कि यार अगर कोई बड़ा सिटी फॉर्म हुआ है तो आजू बाजू विलेजेस में अपने आप थोड़ी रौनकता आने लगेगी, वहाँ पर लोग काम करने लगेंगे, जॉब्स मिलने लगेंगी, जैसी पूरी चीज़ें होती हैं। और जैसे अगर हम बात करें, जैसे कि एक भिलाई की अगर बात करते हैं, भिलाई के आजू बाजू विलेज वाले लोग एकदम से वहाँ आएंगे तो वहाँ पर एकदम लोगों का माइग्रेशन का प्रेशर बढ़ेगा, लोग एकदम से आ रहे हैं तो वहाँ हाउसेस बिल्ड करने पड़ेंगे, कॉलोनीज बिल्ड करनी पड़ेंगी, जॉब्स अपॉर्चुनिटी और खोलनी पड़ेंगी, तो अपने आप वो और डेवलप होने लगता है। ऐसे पूरी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसमें आप बहुत सारे अनगिनत पॉइंट बना सकते हो, बॉक्स में तो कम पॉइंट दिए हैं, अगर कभी क्वेश्चन आता है तो मन से भी पॉइंट बना सकते हो। इसके बाद हमारे सामने ग्राफ आता है।
इस ग्राफ में दो ग्राफ आपको दिख रहे होंगे। एक में बताया गया कि कैसे अर्बन पॉपुलेशन एकदम से बढ़ रही थी, फिर नीचे दिखाया गया कि अगर हम 10-10 सालों को कंपेयर करते हैं तो एकदम से अर्बन पॉपुलेशन में ग्रोथ बढ़ी, फिर कम हो गई और फिर धीरे से बढ़ने लगी। मतलब एक छोटा सा चेंज हमें देखने को मिलता है। ये उसी के बारे में पूरा दिया हुआ है जो मैंने आपको समझाया। तो मेनली हमें देखने को मिलता है 1951 में अगर हम बात करें तो टोटल 62.44 मिलियन पीपल इंडिया के थे, वो 2843 टाउन्स में रहा करते थे। लेकिन फिर अगर 2011 की हम बात करते हैं तो टोटल ये जो हमारा पहले 62.44 मिलियन था, अब ये हो गया 377.10 मिलियन पीपल। और जहां पहले हमारे 2843 टाउन्स थे, अब हो गए 7,935 टाउन्स। मतलब कुल मिलाकर आप 8,000 टाउन बोल दो। मतलब एकदम से आपको देखने में मिल रहा होगा कि यार एकदम से अर्बन पॉपुलेशन भी बढ़ी है, टाउन की ग्रोथ भी बढ़ी है। लेकिन अगर हम इसको 10-10 सालों में कंपेयर करते हैं तो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड आया। मतलब 1981 से 2001 में आया, फिर उसके बाद एकदम से बढ़ा भी है, 2011 में एकदम से इंक्रीज होने लगा। ये कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। मतलब अगर हम बात करते हैं 1951 की, तो उस समय जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन की ग्रोथ थी वो थी 41.42%। लेकिन 2011 की बात करते हैं तो वो थी 31.80%। मतलब एकदम से डिक्रीज हुई है। सिंपल सा रीजन है भाई, देखो पहले विलेजेस में लोग ज्यादा होते थे, अर्बन एरिया में कम होते थे। तो जब एकदम से अर्बनाइजेशन होगा तो बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन धीरे धीरे परसेंट कम होने लगता है। ऐसा थोड़ी है ना कि पहली बार में अगर एक विलेज है, वहां से अगर पहली बार में 80% लोग इधर आ गए तो वहां तो सिर्फ 20% लोग बचे ना, तो उनमें से तो कम ही लोग आएंगे। तो ऐसा चलता है। उसके बाद पर ये हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार था कि जब हमारी पॉपुलेशन जो थी अर्बन एरियाज की वो बढ़ गई थी, रूरल एरिया से ज्यादा हो गया था। ठीक है, बढ़ रही थी, ग्रोथ एकदम बढ़ रही थी। और मेनली इसका ये था कि जो हमारी ग्रोथ रेट थी रूरल एरिया में, उसमें एकदम से शार्प डिक्लाइन आ गया था। लेकिन अगर अर्बन एरिया की बात करते हैं तो वो सेम जा रहा था ऑलमोस्ट। तो कुल मिलाकर हमें समझ में आता है कि रूरल एरिया से शिफ्ट किस तरफ हो रहा था, अर्बन एरिया में एकदम शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा था। पहले एकदम से शिफ्ट बढ़ा, लेकिन फिर धीरे से बराबर हो गया था, फिर डाउनफॉल भी आया और फिर से अब हमें ऊपर देख रहा है। मतलब एक थोड़ा ऊपर नीचे करके ग्राफ गया है ये। आप वो ग्राफ देख लोगे आपको और थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कंक्लूजन लास्ट बात कर लेते हैं। सिंपल से आपको मालूम चला होगा कि कॉलोनियलिज्म सिर्फ एक टॉपिक नहीं है हिस्ट्री का, इसने इंडिया को पूरी तरीके से बदल के रख दिया, हमारी पूरी लाइफ्स को बदल के रख दिया है। और अर्बनाइजेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर बात करते लोग शहर में आ रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं। ये दोनों पूरे सिस्टम को बदल के रख देते हैं, हमारी वे ऑफ लाइफ को बदल के रख देते हैं। मतलब हमें पूरी तरीके से बदल के रख सकते हैं। 5th और 6th चैप्टर इसी से रिलेटेड है, बड़ा मजा आने वाला है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी और चैप्टर लेके आएंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।